हम डिस्कस करेंगे शिक्षण सूत्र का अर्थ। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो शिक्षण सूत्र क्या होता है, सबसे प्रश्न यही बन सकता है कि शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या होता है। तो अगर आपको पता होगा तो बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो। मैं इसका आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेली लेसन वाइज सूत्र का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बहुत ही आसान है और आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। शिक्षण सूत्र शिक्षकों के अनुभव एवं शिक्षा शास्त्रियों की अपनी सूझबूझ एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित वे मार्गदर्शक सुझाव जो शिक्षण माध्यम प्रक्रिया के लिए सहज एवं सरल बनाने के लिए संकेत एवं उचित दिशा प्रदान करते हैं, वो शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षकों के अनुभव एवं शिक्षा शास्त्रियों के अपनी सूझबूझ, ठीक है, और एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित वे मार्गदर्शक और सुझाव जो शिक्षण माध्यम प्रक्रिया, मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि वो सुझाव देते हैं कि आपको एक बालक के साथ कैसे शिक्षण से संबंधित उनसे संप्रेषण, उनसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हम उसे शिक्षण कैसे दे सकते हैं जिससे वो आसानी के साथ वो बालक उसे ग्रहण कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि सहज एवं सरल बनाने के लिए संकेत एवं उचित दिशा प्रदान करते हैं, वो शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। इतना तो आपको पता चल गया। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षण सूत्र की परिभाषा लेखकों के द्वारा राइटर के अनुसार शिक्षण सूत्र की परिभाषा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, राइटर एक है फ्रोवेल। ठीक है, फ्रोवेल के अनुसार हम देख लेते हैं इन्होंने शिक्षण सूत्र के बारे में अपने अनुसार क्या स्टेटमेंट दिया है। तो इन्होंने दिया है कि शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना, न कि अधिक से अधिक खोना। तो जैसे कि आपको पता है कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कुछ हम खोते नहीं है, बस एक चीज खोते हैं, वो होता है अपना टाइम। जी हाँ, अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो साथ में अपना टाइम भी खोते हैं, लेकिन खोते हैं तो हम कुछ अच्छा ग्रहण भी करते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है, न कि अधिक से अधिक खोना। अब आपके सामने एक और राइटर है, जैसे कि हमने फ्रोवेल के अनुसार देख लिया। अब एक और राइटर देख लेते हैं, वो है टी रायमंड के अनुसार। तो ये शिक्षण सूत्र के बारे में अपना अनुभव, अपना स्टेटमेंट क्या दिए हैं, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने दिया है कि शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जा सकती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला जुलाकर हम कह सकते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण सूत्र कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले सूत्र शिक्षण सूत्र होते हैं। एक स्टूडेंट शिक्षा कैसे ग्रहण करे सरल व आसान तरीके से, इसके बारे में अगर एक शिक्षक को पता होगा तो बहुत ही आसानी के साथ एक बालक को शिक्षक दे सकता है। अब आपके सामने जो है वो है शिक्षण के सूत्र। वो शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, तो कुल आपके 11 हैं शिक्षण के सूत्र। अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी एक टॉपिक पूछ दिया जाए तो अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो देखते हैं वो 11 सूत्र कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। तो पहला आपका है सरल से जटिल की ओर, दूसरा आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। उसके बाद होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। उसके बाद आपका 9वां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, और 10वां है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, और 11वां है लास्ट है प्रकृति का अनुसरण। तो ये जितने भी आपके हैं वो है शिक्षण के सूत्र। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो एक छोटे से बालक को बहुत ही आसानी के साथ
उसको शिक्षा आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपको इस सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप डीएलएड कर रहे हो किस लिए? तो शिक्षक बनने के लिए। तो शिक्षक बनना है तो आपके पास इतना गुण, इतनी क्वालिटी, इतनी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तभी आपसे और एक बालक से अच्छा कम्युनिकेशन, संप्रेषण हो सकेगा और वो आप में रुचि लाएगा और आपसे कही हुई कोई भी बातें आसानी से समझ सकेगा। ठीक है, तो चलिए हम जितने भी 11 सूत्र हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 से 5 लाइन, ठीक है, 4 से 5 6 हो सकता है, ज्यादा लिखोगे फिर प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि जो एक प्रश्न होता है लघु उत्तरीय होता है 2 नंबर का और अति लघु होता है 1 नंबर का। तो सबसे पहला आपका यही है, सरल से जटिल की ओर। इसका मतलब क्या होता है सरल से जटिल की ओर? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक बालक हो, ठीक है, कोई भी एक बालक हो और एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है और आप उनको शिक्षा दे रहे हो, तो आप जो कोई भी बातें कह रहे हो, कोई भी शब्द आपको सरल, अब जैसे कि कोई भी शब्द बहुत ही कठिन आ जाता है, कोई भी वाक्य बहुत कठिन आ जाता है, कोई भी ऐसा चैप्टर होता है, उस चैप्टर में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे सरल तरीके से, सामान्य तरीके से उस बालक को बताना है, ताकि वो अच्छे से उस बात को समझ सके। जैसे कि आप डिफिनेशन में देख सकते हो कि क्या बोल रहा है कि शिक्षक को सबसे पहले शिक्षण देते समय सबसे पहले सरल, उसके बाद कठिन तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि ये नहीं करना है कि आपको कुछ बहुत ही कठिन दे देना है। सबसे पहले आपको इजी, ठीक है, सरल से सरल तरीके में कोई शब्द है तो उसके बारे में बताना है। कोई आप स्टेटमेंट बोल रहे हो और उसमें जो शब्द कठिन है उसको पहले आसान करो, उसके बाद ही आप कठिन की तरफ अग्रसर करो। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है, आप समझ चुके होंगे। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात मतलब टॉपिक से ही पता चलता है ज्ञात और अज्ञात में क्या मतलब होता है। ज्ञात मतलब हमें पहले से ही पता होता है और अज्ञात मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में छात्र अपने पूर्व अर्जित ज्ञान तथा अनुभवों को नए ज्ञान तथा अनुभवों से जोड़ना चाहता है। मतलब जैसे एक छोटा सा बालक होता है, वो क्लास में जाता है पढ़ने, ठीक है, क्लास में जाता है पढ़ने और वो वहाँ कैसे समायोजन करेगा, सब कुछ नए नए होते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो उसे मतलब छोटा सा बालक को सबसे पहले क्या पता रहता है, अपने घर के पता रहता है, कुछ शहर, कुछ स्थान, ठीक है, ये सब कुछ पता रहता है। तो सबसे पहले आप वहां से डिस्कस करो। अब जैसे ही आप सिलेबस से कुछ अलग बोलोगे तो फिर वो बालक जो होगा वो उसमें रुचि नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बालक जानता है, जिसके बारे में उसको पहले से पता है, अपने घर के बारे, अपने आस पड़ोस, अपने वातावरण, उससे रिलेटेड कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके सब्जेक्ट के साथ कोई भी प्रश्न या डिस्कस करोगे तो वो बहुत ही आसानी के साथ उसमें रुचि लेगा और वहां अपने आप को रखेगा। और आप जब कठिन अज्ञात बातें भी उससे करोगे ना तो वो आसानी के साथ समझ सकता है। तो एक बार हम डिफिनेशन देख लेते हैं, इनके कहने का मतलब क्या है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि सीखने की प्रक्रिया में छात्र अपने पूर्व अर्जित मतलब पूर्व ज्ञान पहले से ही छात्र को पता रहता है तथा अनुभव रहता है, अनुभव को नए ज्ञान तथा अनुभव से जोड़ना चाहता है। मतलब जैसे पहले ज्ञान रहता है, उसके बाद वो शिक्षा से नए, क्योंकि वो शिक्षा नया है और वो नए से जोड़ता है तो उसे हम ज्ञात से ज्ञात कर। उदाहरण, यदि छात्र को अनेक फूलों तथा पत्तियों के बारे में ज्ञान कराना हो तो सबसे पहले उनके आकार, रंगों के बारे में जानकारी करानी होगी। क्योंकि एक छोटा सा बालक को अगर
फूल नहीं पता होगा लेकिन उसको रंग और आकार मालूम होंगे। तो जब रंग और आकार मालूम होंगे तो हम जब फूल को दिखाएंगे, जब अज्ञात चीजों को दिखाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ उसे समझेगा और समझेगा ये कौन सा कलर है, इसका आकार क्या है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें शिक्षण कैसे देना है, तो सबसे पहले जो बालक को पूर्व ज्ञान है उससे रिलेटेड विषय उठाना है, उसके बाद अज्ञात की ओर हमें बढ़ना है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले मानसिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में छात्र स्थूल वस्तुओं के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। जैसे उनका मानसिक विकास होता है, जैसे जैसे उनका मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उनके अनुभव का क्षेत्र भी बढ़ता है और वो सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण देख सकते हो, मैंने क्या बोला है कि यदि पशुओं का ज्ञान देना है तो प्रारंभ में 1-2 पशुओं को ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, 1-2 पशुओं का ज्ञान देना चाहिए, लेकिन उसके बाद दूसरे पशुओं के बारे में सूक्ष्म जो विचार है वो विकसित हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा बालक है, उसको हमें पशुओं के बारे में बताना है। तो जब हम पशुओं के बारे में एक छोटी सी बात, मतलब एक पशु की गाय कैसा होता है, ठीक है, बैल कैसा होता है, तो हम जब उसके बारे में बता देंगे तो वो बहुत ही आसानी के साथ धीरे धीरे और भी ऐसे पशु होंगे जिनके बारे में उसे सूक्ष्म विचार विकसित होने लगेंगे। तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब आता है पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण का अंश मतलब होता है कि पूरी तरीके से कोई भी एक सब्जेक्ट को उसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा करके बताना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मान लो कोई टीचर है, ठीक है, कोई टीचर है और वो थोड़ा सा ही सब्जेक्ट पढ़ लिया, थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ लिया और उसने सोचा कि मैं आज ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट डे ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी में से कोई बालक है और उसमें से एक कोई सवाल पूछ लेता है और जब वो टीचर उसके बारे में नहीं पता होगा तो क्या बताएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चैप्टर के बारे में पहले पूर्णतः पता होना चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे मतलब उसके अंश मतलब छोटे छोटे भाग पर डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि हम डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें पहले पूर्ण वस्तु को प्रस्तुत करके फिर विभिन्न भागों को अध्ययन कराया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो डिफिनेशन का मतलब यही है कि पहले पूरे वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उसके विभिन्न पार्ट को अध्ययन कराया जाता है। जैसे कि यदि हमें कक्षा के विद्यार्थियों को फूल के भाग पढ़ाने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उनका पूरा फूल दिखाकर और परिचित कराएंगे और उसके फिर बताएंगे कि ये पत्ती है, ये इसका डंठल है, ये फूल है, ये इसकी जड़ है। तो जब हम एक फूल को दिखा देंगे, ठीक है, जब एक बालक को फूल को दिखा देंगे तो बहुत ही आसानी के साथ उस फूल के बारे में उसे पता चल जाएगा और वो समझ जाएगा कि ये इसके डंठल है, ये इसकी पत्ती है, ये इसके जड़ है। तो जब हम एक पूरा फूल दिखाएंगे उसके बाद पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो समझ जाएगा। जैसे कि मान लो कोई सब्जेक्ट होता है, हमारा हिंदी सब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, उसके बाद हम पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं। जब हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारी रुचि आएगी और हम ये सोचते हैं कि आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे, नेक्स्ट डे हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ऐसे में हम पहले एक बार पूरा जानकर उसके बाद हम पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण से अंश की ओर। पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये पता चल रहा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि एक छोटा सा बालक होता है, ठीक है, एक छोटा सा बालक होता है और जब वो छोटा होता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि वो जब क्लास में जाता है तो उसे कुछ भी निश्चित नहीं होता है कि ज्ञान क्या होता है, तो कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो छात्र सीखने की प्रथम अवस्था में अनिश्चय की दिशा में रहता है तथा बाद में चलकर वो निश्चय की स्थिति में, क्योंकि जब वो सीखने जाता है, क्योंकि वो सीखना तो अनिश्चित होता है, जब वो सीख लेता है तब उसे निश्चित होता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तब उसका जितने भी कंफ्यूजन होते हैं सारा दूर हो जाता है। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर में के बाद आपको डिस्कस करना है। अब है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर।
इसका मतलब होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी काम अगर हमें स्पष्ट दिखे, ठीक है, आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देता है, उससे हम प्रत्यक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, जो हमें स्पष्ट दिखाई ना दे, ठीक है, जिसे हम अमूर्त भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जैसे कि जो वस्तुएं तथा घटनाएं छात्र के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष ढंग से मौजूद होती है, उनका ज्ञान सरलता, मतलब कि जैसे कि जो मालक एक बालक होता है, ठीक है, बालक होता है, वो किसी वस्तु के बारे में जानता होगा, अगर देखा होगा और उस टॉपिक को सबसे पहले आप डिस्कस करोगे तो वो आसानी के साथ उसके बारे में समझ सकता है। लेकिन अगर वहीं आप कोई ऐसी वस्तु लाओगे जिसे वो समझ नहीं सकता है, कोई सिद्धांत हो जैसे कि मतलब कुछ अलग, जिसे वो बालक कभी देखा ना हो, ठीक है, और उसके बारे में डिस्कस करोगे तो उसमें उसकी रुचि नहीं आएगी, फिर उसे दिक्कत आएगी, फिर वो आप में इंटरेस्ट नहीं लाएगा और आपका सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब उसका जिस कोई भी वस्तु देखा है उसके बारे में सबसे पहले उसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाना होगा, उसके बाद अप्रत्यक्ष की ओर जाना होगा। तो उसके बाद वो आसानी के साथ अप्रत्यक्ष मतलब कोई भी वस्तु दिखाओगे तो वो आसानी के साथ समझ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो बुक है, तो अब एक छोटा सा बालक नहीं पता होगा कि बुक क्या होता है, मतलब मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है, तो उसे पता नहीं होगा कि बुक क्या होता है। लेकिन जब वही उसको आप बुक दिखाओगे प्रत्यक्ष रूप से तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसे बुक कहते हैं, इसमें इससे ही हम पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही आसानी के साथ समझ सकता है। लेकिन अगर आप बुक दिखाओगे नहीं और वैसे ही बताओगे तो उसमें उसका रुचि नहीं आएगा और उसके बारे में वो समझ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो प्रत्यक्ष रूप से उसे दिखाओ, उसके बाद अप्रत्यक्ष की ओर जाओ, ठीक है। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो पर्टिकुलर से जनरल। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको पता है कि सामान्यकृत सिद्धांत व संप्रत्यय अपने आप में कठिन होता है। कोई भी सिद्धांत, जैसे कि आपको मान लो कि अब जैसे मान लो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है, तो जब तक ये एक तरीके से हमें इसे समझना बहुत ही कठिन होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि आरंभ में सबसे पहले उदाहरण होता है, ठीक है, विशेष तथ्य होते हैं, उसके द्वारा हमें आरंभ करना चाहिए। उसके बाद हमें सामान्य मतलब पहले उदाहरण दो, एग्जाम्पल दो, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सामान्य की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे शिक्षण सूत्र होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब 8वां है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसका मतलब ये होता है कि विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के ढांचे और रचना को अच्छी तरह से समझने के लिए उसे आसान भागों या तत्वों में, अवयवों में अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक मान लो आपका जैसे कि यही टॉपिक है, ठीक है, शिक्षण का सूत्र। तो जब शिक्षण का सूत्र है तो अगर हम एक बार में बहुत सारा सोच रहे कि याद कर लेंगे, लेकिन जब उसे आप एक दिन टॉपिक बनाओगे कि हाँ मुझे आज शिक्षण का अर्थ मतलब ये आज चैप्टर तैयार करना है, अब एक ही दिन सोचोगे कि आज मैं लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 सारे सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे, तो ये फिर बहुत दिक्कत आने वाली बात है। आपको ये बनाना होगा कि आज मैं चैप्टर 1 पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा, चैप्टर 2 कल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको उसको पार्ट वाइज डिवाइड करना होगा। उसके बाद हमें संश्लेषण की तरफ जाना होता है, मतलब इसका विपरीत होता है, ठीक है। 9वां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक। मतलब हेडिंग से ही पता चल रहा है कि जो एक बालक होता है उसके जो रुचि होती है, उसका जो नियोजन होता है, उसके मन भाव को समझकर आपको उसको शिक्षा
देना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षा की प्रक्रिया के शिक्षण की और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के महत्व का प्रतिपादन करता है। शिक्षण क्रियाओं का नियोजन एवं संगठन बच्चे की आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर दिया जाता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, किसमें उनकी रुचि है, क्या उनकी आवश्यकता है। उसी के आधार पर अगर आप उसको शिक्षा दोगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। 10वां है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। मतलब किसी वस्तु को देखने परखने में उसकी अनुभूति पहले होती है और उसके बारे में तर्क देने की योग्यता बाद में होती है। जैसे कि हम कोई वस्तु देखते हैं, ठीक है, मतलब कोई वस्तु देखे होते हैं और उसके बाद वो बात मतलब उस वस्तु का नाम हम एक बार डिस्कस करते हैं। अब आपको पता है जैसे कि मान लो हमने कार देखा, ठीक है, कार देखा है तो कार हम देखे हैं और फिर कहीं डिस्कस होता है कार, तो सबसे पहले हमारे जो मानसिक होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा उस कार का चित्र बनता है कि कार कैसे होता है। फिर उसके बाद हमारा तर्क करने की योग्यता होती है, फिर हम उस पर तर्क विवाद करते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब यही कि पहले अनुभव होता है, उसके बाद हम उससे तर्क करते हैं। अब आता है प्रकृति का अनुसरण, लास्ट है आपका। तो प्रकृति का अनुसरण में ये होता है कि इस शिक्षण सूत्र से तात्पर्य बालक की प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने से है। शिक्षक को ये चाहिए कि वह जो भी बात बताए वो बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुरूप हो। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो इसके छात्र के विकास में बाधा होगी। मतलब अब मान लो कोई बालक है, ठीक है, कोई बालक है और मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या बौद्धिक रूप से वो बहुत ही मतलब वीक, कमजोर है, और वही कोई बालक है जो बहुत ही अच्छा है, उसे समझ में आ जा रहा है, बट जो कमजोर है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको इनको भी साथ में लेकर चलना होगा और आप उनको भी पढ़ाएंगे और जो अच्छा है उनको, मतलब साथ में जिस तरह प्रकृति की देन है उसी तरह आपको उस बालक को भी पढ़ाना होगा। उसमें कोई भी डिफरेंसेस आपको मतलब निष्पक्ष तरीके से पढ़ाना है, पक्षपात नहीं करना है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली